कोई डाउट है पुरानी क्लास से आपको? एनी डाउट? आप स्टूडेंट? अच्छा, मेरी क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो आप? साइलेंस प्लीज, साइलेंस। पंखे की थोड़ा पंखा कम कर देते ना, कितना हल्ला हो रहा है पंखे का, एसी तो चल ही रहा है। नहीं, कल से कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है? किस किसने पीवाईक्यूज देखे जाके? एनीबडी देखे पीवाईक्यूज? क्या, कौन से उसके चैप्टर के? अच्छा, ठीक है। वर यू एबल टू रिलेट टू द पीवाईक्यू जो मैंने कल बताया आपको? वर यू एबल टू रिलेट ऑन अ ऑनेस्ट नोट? ऐसी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने काफी गॉसिप कर ली, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू वर्क। तो आज हम मेन कंटेंट स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द नेम इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ओके, तो मैंने आपको एक ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है, आउटलाइनिंग की क्या कैसे स्टार्ट होगा, वो मैंने आपको बता दिया। जो मैंने आपको कल एक गाइडलाइन दी थी कि हाउ विल यू गो अबाउट द एंटायर कोर्स, आप उसको फॉलो करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो आपके ऊपर है। इफ यू हैव सम अदर प्लान, अदर वे ऑफ स्टडिंग, दैट इज अप टू यू, ठीक है। हाँ जी। चैप्टर्स बेसिकली इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू। जो स्टूडेंट्स कल नहीं थे, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, अदरवाइज आपको बहुत आउट ऑफ टच फील होगा। क्योंकि आज का जो, ऑल्दो कल कुछ पढ़ाया नहीं था, लास्ट के 10 मिनट्स ही हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था व्हाट इज एथिक्स, लेकिन फिर भी आपको कल की क्लास करना जरूरी है सो दैट यू नो हाउ टू गो अबाउट इन द क्लास, ठीक है। तो चलिए हम आज से स्टार्ट। देखो, जो हमारे सिलेबस की स्टार्टिंग की लाइंस है, क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक। इसके आगे क्या है? इसके आगे हो गया हमारा असेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, ये पहला सब टॉपिक है। एंड नेक्स्ट इज डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। सो अंडर दिस चैप्टर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस हम कौन सा सब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? दैट इज असेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। सो दीज आर थ्री सेपरेट सब टॉपिक्स। तो हम कल वाला मैटर लिख लेंगे। हम, मैंने कल क्या पढ़ाया था? व्हाट इज एथिक्स, एक बार मैं शॉर्ट में रिपीट कर रही हूँ फटाफट से। व्हाट इज एथिक्स को क्या बताया हमने? कि ह्यूमन एक्शंस को हम स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस। मतलब क्या हुआ इसका? कि देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन स्टैंडर्ड्स, जिससे डिटरमीन होता है कि कोई भी जो एक्शन है वो सही है या गलत है। उन एक्शंस की स्टडी करना इज द स्टडी, इज एक्चुअली एथिक्स, द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस। नेक्स्ट, और किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? वी आर सेइंग राइट वर्सेस राइट थिंग्स टू डू। इसका क्या मतलब है? अगर हम कहते हैं कि आर यू फॉलोइंग एन एथिकल पाथ और नॉट, तो वो कैसे डिटरमिन होगा? ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको लिखना है, बाकी मैं नोट्स आपको लिखवाऊंगी। राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू का मतलब है कि दो चीजें होती हैं। एक होता है आपके जैसे हम फंडामेंटल राइट्स या ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। सो इवन इफ यू आर अवेयर ऑफ योर राइट्स, स्टिल you should know what is the right thing to do. So that difference, if you know that difference, then we can say that you are following an ethical path. इसका जैसे हम एग्जाम्पल करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी इसका एग्जाम्पल। एक हाइंस डिलेमा हम करेंगे, जैसे कल हमने ट्रॉली प्रॉब्लम करी थी। कितने लोगों ने घर जाके किसी और से क्वेश्चन पूछा ये ट्रॉली प्रॉब्लम वाला? पेरेंट्स से पूछा? और किसी ने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि आप क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में? क्या आंसर आया ट्रॉली प्रॉब्लम का? हम्म। और एनीबडी एल्स? डिड योर पेरेंट्स गिव अ यूनिक आंसर? नहीं। घर में कोई मतलब ही नहीं है प्रेपरेशन से, यू आर नॉट इन्वॉल्विंग योर पेरेंट्स इन योर प्रेपरेशन। किया करो, इट्स इंटरेस्टिंग। आप, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ती थी, आई ऑलवेज यूज टू टेल माई मदर, थोड़ा बड़ा चढ़ा के कि अंग्रेजों ने ऐसे किया ऐसे किया, यू गेट इवन मोर टेस्टी फूड ना एज अ रिजल्ट। बट यू शुड इन्वॉल्व योर पेरेंट्स इन योर प्रेपरेशन, दे विल ऑल्सो फील वेलकम्ड। तो हमने क्या क्या, जैसे कल हमने ट्रॉली प्रॉब्लम करी, इसी तरीके से आगे एक हाइंस डेल्मा करेंगे, तब आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूंगी, राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू। तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स मीन्स व्हेन यू आर अवेयर और व्हेन यू नो द डिफरेंस बिटवीन योर राइट्स वर्सेस द राइट थिंग टू डू, कि आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है, दीज आर ऑल डिफरेंट डेफिनेशंस या डिफरेंट वेज ऑफ टेलिंग कि एथिक्स क्या है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स गाइडिंग ह्यूमन बिहेवियर। एक ही चीज है, इसका और इसका मतलब बस लिखने का तरीका अलग है। ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन एक्शन ऑलमोस्ट एक ही चीज हो गई। तो कुछ हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं
या जैसे कोई कोड ऑफ प्रोसीजर होता है या सर्टेन स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स जिससे हम बता सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एज सिंपल एज, जैसे आपको बात करने का तरीका आपके पेरेंट्स सिखाते हैं बचपन में, तो हम बोलते हैं ना यू शुड नॉट बी रूड, यू शुड बी पोलाइट, आपको प्लीज यूज करना है, यू शुड यूज टर्म्स लाइक थैंक यू, ओके, वेलकम। तो दीज आर बेसिक स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स हो गई है जिससे ह्यूमन बिहेवियर गाइड कर रहे हैं। तो जो ये कोड ऑफ प्रोसीजर है कि आपको पोलाइट वर्ड्स यूज करने चाहिए, यू शुड यूज प्लीज, थैंक यू, दिस इज डायरेक्टिंग योर ह्यूमन बिहेवियर। एंड व्हाट इज द ह्यूमन बिहेवियर? कम्युनिकेशन। ओके, सो ऑल दिस इज नोन एज एथिक्स। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े। एग्जाम्पल्स में पहली चीज क्या हो गई? फॉर अब जैसे आप ये गवर्नमेंट टेंडर्स देते हैं तो उसमें जनरली व्हाट वी सी कि आपने एक टेंडर दिया, उसमें जिसका सबसे सस्ता टेंडर होगा जनरली द गवर्नमेंट गोज फॉर इट। ठीक है, उसके 3 4 या 2 महीने बाद ही वो पुल किसी के सर पे गिर जाए, नोबडी बॉदर्स अबाउट इट, लेकिन जब टेंडर दिया तो मैक्सिमम कॉस्ट कटिंग करी थी। या फिर टेंडर वॉज गिवन एट अ पर्टिकुलर अमाउंट, लेकिन जो इंजीनियर है उसने अनएथिकल मीन्स यूज करे कि अपनी कॉस्ट को बचाने के लिए ही डिड नॉट फोकस ऑन सेफ्टी। Okay, he did not focus on environmental sustainability and he was only focusing on making profit. तो that is an unethical behavior. तो आप एग्जाम में अपने जेनरिक एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं या फिर आप एक पर्टिकुलर इंसान का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमने कल रोनाल्डो और एक और क्या सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल हमने किया था। सो दीज आर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। आई वुड ऑलवेज से प्रायोरिटी आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल को दें। अगर आपको नहीं कोई माइंड में आ रहा है तो आप इस तरीके के जेनरिक एग्जाम्पल हो गया। तो क्या है हमारे एग्जाम्पल? if an engineer is choosing environmental safety, environmental sustainability and safety in terms of strength, in terms of durability rather than cost cutting, तो वो एक ethical path follow कर रहा है। Understood this example? फिर नेक्स्ट है हमारा सचिन तेंदुलकर का, मैंने आपको कल बताया था ये। नेक्स्ट हो गया हाइंस डेलिमा, आई डिस्कस दिस। फिर ये एग्जाम्पल्स हो गए जैसे जो हमारी किरण बेदी जी हैं, थ्रू हर एंटायर करियर शी हैज बीन वेरी एथिकल, उन्होंने बहुत ही इंटेग्रिटी और ईमानदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी पूरी सर्विस कंडक्ट करी है। मीन्स हर पाथ इज आई वुड से फ्लॉलेस, फ्लॉलेस इन द सेंस दैट कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस उनकी तरफ से हमें सामने देखने को नहीं मिली है। सो यू कैन कोट द एग्जांपल्स ऑफ गुड ऑफिसर्स। अब जैसे किरण बेदी मैम है, ये बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, बट रिसेंटली इन द रिसेंट पास्ट आपके पास जो अच्छे एग्जाम्पल्स हो आप उनको कोट कर सकते हैं। एंड आई वुड से आपको प्रेफरेंस ही उन्हीं को देनी चाहिए, जैसे जो पिछले 3 4 5 6 साल के फेमस हो जाते हैं ऑफिसर्स। ओके, यू कैन कोट देयर नेम। एंड सिमिलरली फॉर रतन टाटा, रतन टाटा कैसे जो इनका कॉर्पोरेट कल्चर है, द कॉर्पोरेट कल्चर इज वेरी एथिकल। तो आप इसको कैसे कोट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपने अगर आपसे पूछा व्हाट इज एथिक्स, एग्जाम्पल्स ऑफ एथिक्स, तो आपने एथिक्स की डेफिनेशन दी, एग्जाम्पल में आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? एग्जाम्पल रतन टाटा, ही फॉलोड एथिकल प्रिंसिपल्स इन कॉर्पोरेट, इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे उनकी जो मैक्सिमम उनकी अर्निंग्स थी, अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्निंग्स उन्होंने डोनेट करी। सो ही हैज बीन अ फिलैंथ्रोपिस्ट, तो आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो। फिर दूसरी चीज जैसे हम कहेंगे सी एस आर, व्हाट इज सी एस आर? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस कि अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, अगर वो x% मतलब इतने x अमाउंट से ज्यादा उनका टर्नओवर है या प्रॉफिट है, तो उनको अपना प्रॉफिट थोड़े सोशल एक्टिविटीज के लिए भी करना है। जैसे आप देखते हो कि कहीं कहीं गूगल के वाईफाई आपने देखे पब्लिक प्लेसेस में, तो ऐसा नहीं है कि गूगल को लगा कि हमें रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई प्रोवाइड करने चाहिए। हो सकता है इट इज अ पार्ट ऑफ CSR एक्टिविटी। आप इसको पढ़ोगे कहीं और पढ़ोगे, डेफिनेटली आपके सिलेबस में आएगा। CSR एक्टिविटी, CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका प्रॉफिट सिर्फ मनी, आपका गोल सिर्फ मनी मेकिंग नहीं है, यू ऑल्सो हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर अ सोशल कॉज। तो वो मैंडेटरी कर देते हैं फॉर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जिनका प्रॉफिट या टर्नओवर अच्छा खासा है। तो अगर हम इनके बारे में बात करें, रतन टाटा जी के बारे में, तो ही हैज मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन हिज CSR एक्टिविटीज। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ मैंडेटरी जितना रिक्वायरमेंट है कि इतना परसेंट आप खर्चा करोगे CSR में, उन्होंने उससे ज्यादा फॉलो किया है। ओके, चलिए लिख लो आप इसको थोड़ा। आपने चैप्टर नेम डाला, पहले लिखिए व्हाट इज एथिक्स, इसके अंदर लिखो इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस। एंड थोड़ा फास्ट लिखने की आदत डालो जिसको मेंस लिखना है, योर प्रैक्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटफुलनेस और wrongfulness।
It is the study of human actions from the point of view of rightfulness or wrongfulness. Next point, it is about knowing the difference. It is about knowing the difference between one's rights, one's ONE apostrophe S, one's rights versus the right thing to do. One's rights versus the right thing to do. It is knowing, it is about knowing the difference between one's rights versus the right thing to do. Next point, it is the study of moral values. It is the study of moral values and principles that guide human behavior. It is the study of moral values and principles that guide human behavior. Examples आप लिख लो. First लिखिए. Example, an engineer making environmental sustainability and safety over cost cutting as a priority. Safety over cost cutting. Kiran Bedi displayed remarkable integrity through her entire career. Kiran Bedi showing remarkable integrity through her entire career. Next, Ratan Tata donated a significant portion of his personal wealth towards COVID-19 relief. Denoted significant portion of his personal wealth towards COVID-19 relief, demonstrating ethical leadership. Demonstrating ethical leadership. ठीक है, इसमें आप उस टाइप के एग्जांपल्स भी डाल सकते हो, जैसे हमने क्या एग्जांपल्स डाले कि एबीसी पर्सन ने इंटरनेट ट्रोलिंग का आप डाल दो, वो जेनरिक एग्जांपल हो गया कि अब्यूजिंग एंड ट्रोलिंग अदर्स ऑन इंटरनेट फॉर फेम और फॉर एनी रीजन इज एन अनएथिकल बिहेवियर. तो आप जरूरी नहीं है पॉजिटिव एग्जाम्पल कोट करो, यू कैन गिव एन एग्जाम्पल. जैसे नेगेटिव एग्जाम्पल से आप सही चीज समझा सकते हो ना, जैसे हमने बोला कि रतन टाटा जी ने ये किया तो दिस शोज हिज एथिकल लीडरशिप. आप इसका उल्टा भी कर सकते हो कि इस इंसान ने ये नेगेटिव काम किया विच शोज अनएथिकल बिहेवियर. एंड ये एक स्टैंडर्ड मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि कौन जिन लीडर्स का हमने नाम लिखा अपनी तरफ से आप इसमें कोई भी XYZ एग्जाम्पल डाल सकते हो इफ यू फाइंड दैट इट इज मोर इंटरेस्टिंग एंड लेस क्लीशेड. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट एथिक्स इज नॉट अबाउट. अभी हमने देखा कि एथिक्स क्या होते हैं. क्या होते हैं एथिक्स? सर्टेन स्टैंडर्ड्स जिससे वी डिटरमाइन वेदर एन एक्शन इज राइट और रॉन्ग. लेकिन हमें ये देखना है कि क्या चीजें हैं जो जरूरी नहीं है एथिकल हो. अगेन मैंने ये कल भी आपको समझाया था तो इसको हम शॉर्ट में करेंगे. सबसे पहले फीलिंग्स. सी व्हाट यू आर फीलिंग, इट माइट बी एथिकल और इट माइट नॉट बी एथिकल. तो हम 100% नहीं कह सकते दैट जो भी आपकी फीलिंग्स हैं दे आर अ स्टैंडर्ड
दे आर अ स्टैंडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग वेदर दैट एक्शन इज राइट और रॉन्ग। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान को लगता है कि चीटिंग इज राइट, वो उसकी अंदर की फीलिंग है, इट इज समथिंग दैट ही इज फीलिंग, और या फिर किसी को बुली करना अच्छा लगता है, जैसे रैगिंग होती है, तो सम क्यों रैगिंग का कल्चर एग्जिस्ट करता था? बिकॉज पीपल यूज टू एंजॉय इट। ओके, सो दैट इज फीलिंग बेस्ड, बट feelings are not a barrier, sorry, not a barometer to determine whether something is ethical or not. ओके, पहली चीज। नेक्स्ट चीज क्या हो गई? रिलीजन। अगेन कल हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है हर चीज जो रिलीजन कह रही है दैट इज एथिकल। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? ट्रिपल तलाक। अब देखिए, हो सकता है कि सम पीपल से कि आपकी नजर में ट्रिपल तलाक इज रॉन्ग, लेकिन मेरी नजर में ट्रिपल तलाक इज राइट। ठीक है, आई अग्री, ऐसा हो सकता है, पर दो चीजें आ जाती है इसमें। पहली बात मैंने आपको बोला था, एथिक्स इज रिलेटिव। जैसे हमने मर्डर का एग्जांपल डिस्कस किया था कि मर्डर इज रॉन्ग, लेकिन अगर किसी ने मर्डर कमिट किया है फॉर सेल्फ डिफेंस, ओके, मान लेते हैं मैन वाज असॉल्टिंग अ गर्ल और एक्सीडेंट में या अपने बचाव के लिए उसने उसका मर्डर कर दिया, तो दैट इज राइट। सिमिलरली एथिक्स रिलेटिव होते हैं। ओके, सबके स्टैंडर्ड्स अलग हो गए, लेकिन ट्रिपल तलाक का हम एग्जांपल इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए दे सकते हैं क्योंकि हमारी जुडिशरी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अंडरस्टूड? तो ये एक प्रूवन फैक्टर हो गया। तो अगर आपको पेपर के अंदर ये कंफ्यूजन आता है कि ये एग्जाम्पल मैं लिखूं या ना लिखूं, ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, तो आप थोड़े ऐसे एग्जाम्पल्स चूज करिए जिसके पीछे कोई आप जस्टिफिकेशन दे सकें। ओके, जैसे अगर आपने ट्रिपल तलाक लिखा तो आप ब्रैकेट में उसके अंदर जजमेंट का नाम लिख दो कि इसके हिसाब से ट्रिपल तलाक वाज बैंड एंड विच, क्या, हाँ, राइट, आप उससे जस्टिफाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज हो गई देवदासी प्रथा। व्हाट इज इट? पता है आपको देवदासी प्रथा क्या थी? बताइए, हु विल टेल मी? हम्म, ठीक है, सो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? ठीक है, एनीबडी एल्स? ठीक है, तो व्हाट वाज इट ऑल अबाउट कि, हाँ, ऐसे था कि विमेन, ओके, ठीक है, तो जो भी फीमेल्स हैं दे यूज टू, ऐसे कहते हैं, भगवान की सेवा में दे वर डोनेटेड टू द टेम्पल्स एंड दे यूज टू, वहीं पे टेम्पल में रहती थी एंड दे यूज टू सर्व गॉड इन विच एवर वे। ओके, नाउ अब उस वो जो प्रथा है वो पूरी नेगेटिव सेंस में चली गई, इन द सेंस कि उसका गलत इस्तेमाल होने लग गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे वर एक्सप्लॉइटेड इन न्यूमरस वेज बाय द पीपल हु वर इनसाइड द टेम्पल, सो द एंटायर कस्टम जो जिसका एक मोटिव था कि भगवान को सर्व करना है, दैट टुक एन एंटायर रॉन्ग टर्न। एंड जस्ट मतलब सिर्फ इस नाम पे कि क्योंकि वो देवदासी है, सो शी इज सपोज टू डू एवरीथिंग दैट अदर्स आर डिमांडिंग फॉर हर, डिमांडिंग फ्रॉम हर। ओके, तो ये एक रिलीजन का एस्पेक्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा लॉ। ये कल आप लोग बहुत कंफ्यूज हुए थे, एग्जाम्पल आप मुझको एप्ट एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे थे। क्या था ये? कि जरूरी नहीं है जो लॉ में हो, एवरीथिंग दैट इज कोडिफाइड, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो या लॉज में हो, वो एथिकल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था आपको? अबॉर्शन हो गया, तो अबॉर्शन जैसे अलाउड है, या एक यूथेनेशिया मैंने आपको बताया था, लेकिन वो एथिकल नहीं है। अब वो एथिकल किसके हिसाब से नहीं है? जैसे अगर हम अबॉर्शन करते हैं, तो आप अगर देखो, क्रिश्चियनिटी में अबॉर्शन को बिल्कुल सही नहीं मानते हैं, तो रिलीजन के हिसाब से वो अनएथिकल हो गया, लेकिन हमारा लॉ अलाउ कर रहा है, तो लॉ के हिसाब से वो एथिकल हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट, तो ऐसा देखो, जनरली क्या होता है, ऑफ कोर्स लॉ एथिकल चीजें ही बताएगा, लॉ ये नहीं कहेगा कि अनएथिकल चीजों को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं कि ऐसा भी हो जाता है कि दैट समथिंग दैट इज लीगल इज नॉट एथिकल। अंडरस्टूड? फिर नेक्स्ट है हमारा सोशली और कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड इन दी सोसाइटी, जरूरी नहीं है वो एथिकल हो, या फिर वो एथिकल सोसाइटी के हिसाब से, एक कम्युनिटी के हिसाब से, लेकिन आपके हिसाब से ना हो, तो वही वाला केस आ जाता है ना इसमें। जैसे ज्यादातर अगर सही गलत की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कहीं लड़ाई हो गई, तो एक जो सिंगल बंदा है वो कुछ बोल रहा है और जो मेजोरिटी है वो कुछ और बोल रही है, ज्यादातर किसकी बात पे ज्यादा भरोसा किया जाता है? जो मेजोरिटी कह रही है। ओके, एंड एन इंडिविजुअल जो सिंगल है, अलोन, वो एक पॉइंट रख रहा है, उसके पॉइंट को तवज्जो नहीं दिया जाता। तो क्या रीजन है इसका? और हाँ, तो जरूरी नहीं है कि जो सिंगल इंसान है वो गलत बोल रहा हो, तो सेम चीज यहाँ पे भी आती है, एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, दैट इज एक्सेप्टेड इन द कल्चर, जरूरी नहीं है कि वो एथिकल हो। जैसे हमने इसमें सती ले लिया, सती पहले एक्सेप्टेबल था, इट वाज सो कॉमन इन दी सोसाइटी, लेकिन वो एथिकल नहीं है। और कोई आप एग्जाम्पल दोगे? बताइए, क्या चीज? एनिमल सैक्रिफाइस, ठीक है, वो रिलीजन में ज्यादा एप्ट होगा, पर ओके, यू कैन एक्सेप्ट इट इन दिस। चलिए, नेक्स्ट हो गया लाइक्स एंड डिसलाइक। दिस इज समथिंग लाइक द फर्स्ट पॉइंट ओनली, कि जो आपकी लाइक और डिसलाइक है दैट विल नॉट
बी अ स्टैंडर्ड फॉर डिसाइडिंग कि क्या चीज़ एथिकल है क्या नहीं। आप कहोगे मुझे चीटिंग करना पसंद है, या आई लाइक, हाँ जैसे वायलेंस टू एनिमल्स। अच्छा आपने ये देखा होगा कि सम पीपल दे हैव अ हैबिट ऑफ किकिंग डॉग्स। जैसे दे आर जस्ट वॉकिंग बाय, एक कुत्ता बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है, ही इज हैप्पी इन हिज ओन लिटिल वर्ल्ड, लेकिन चलते चलते ऐसे ही उसको कोई भी किक कर देगा, है ना। हैव यू नोटिस देयर आर सम पीपल विदाउट एनी रीजन। ओके, तो दैट इज लाइक बिकॉज ही लाइक्स इट, मे बी यू कैन कॉल इट एज अ सेडिस्ट बिहेवियर। तो उसको बस फन आ रहा है उस चीज में। रैगिंग भी इज समथिंग लाइक दिस ओनली, कि जो सामने वाले की परेशानी है उससे जॉय मिल रहा है, उसको टीज करके, उसको परेशान करके। तो जस्ट बिकॉज यू लाइक दैट थिंग इट डज नॉट मीन दैट इट इज एथिकल। ओके, लिख लो आप इसको। नेक्स्ट सब हेडिंग लिखिए, व्हाट एथिक्स इज नॉट। व्हाट एथिक्स इज नॉट। कुछ पूछा किसी ने? अच्छा एक और चीज आप इसमें देखो, फीलिंग्स में हमने क्या लिखा, मॉरल इंट्यूशन वर्सेस मॉरल रीजनिंग। व्हाट इज इंट्यूशन? इट इज अ काइंड ऑफ फीलिंग ओनली। तो हमने इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि योर इंट्यूशन मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट, इसलिए आपको इंट्यूशन के साथ रीजनिंग भी अप्लाई करनी पड़ेगी। और कौन सी रीजनिंग? मॉरल रीजनिंग, दैट यू हैव टू वे द प्रोज एंड कॉन्स। आपको सिर्फ अपने इंट्यूशन पे ना भरोसा करके यू हैव टू थिंक कि इसके पीछे अगर हम मॉरल रीजनिंग लगाए तो मेरा एक्शन जस्टिफाइड है या नहीं। इसके साथ ही हमारा पहला डायग्राम आता है। जैसे आप एग्जाम में अगर कुछ भी इस बारे में लिख रहे हो कि एथिक्स का मतलब है आपको इंट्यूशन तो जरूरी है ही, एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉरल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको एथिक्स को डिस्क्राइब करना है तो आप यही करोगे इसमें, मॉरल रीजनिंग एंड मॉरल इंट्यूशन। ओके, और जो ये सेंटर पार्ट है इसके कॉम्बिनेशन से हमारा एथिक्स बनता है। तो इस टाइप का आप कभी भी ये कोई सेंटेंस लिखते हो, यू कैन ड्रॉ सच अ डायग्राम। ओके, अंडरस्टूड? ये इंटरसेक्शन हो गया आपका एथिक्स। यू नीड सम पार्ट ऑफ फीलिंग्स, मॉरल इंट्यूशन एंड सम पार्ट ऑफ मॉरल रीजनिंग। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए फीलिंग्स। मॉरल इंट्यूशन, इसके अंदर ही डैश करके, मॉरल इंट्यूशन हैज अ रोल टू प्ले। मॉरल इंट्यूशन हैज अ रोल टू प्ले इन एथिकल जजमेंट, has a role to play in ethical judgment, but moral reasoning is also to be considered. But moral reasoning is also to be considered. Example, one may think it is okay to cheat. One may think, one may think it is okay to cheat as a personal opinion, but it is not an ethical principle. But it is not an ethical principle. Next आप लिखिए religion. One may think it is okay to cheat as a personal opinion, but it is not an ethical principle. हाँ, वो हम आगे करेंगे, वो टॉपिक है। और भी चीजें हैं, हम वो टॉपिक है एक पूरा कि कैसे डिफाइन होते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स ना, कि किस चीज से डिटरमाइन होता है कि कोई एक्शन सही है या गलत है। हाँ हाँ, तो इट इज, सही कह रहे हो आप, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो यहाँ पे हमने किया है ना, उसका मतलब है सिर्फ फीलिंग्स नहीं चलती हैं, मतलब फीलिंग्स के अलावा और भी फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी फैक्टर्स दैट विल डिसाइड कि कोई एक्शन सही है या गलत है। ओके, क्या लिखा आपने, कितना? फिर से बोल। नहीं, एग्जाम्पल लिख लिया, फिर रिलीजन डाला ना आपने। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखिए रिलीजन। although most religions although most religions incorporate, ये डायग्राम बना लिया आपने इसमें पहले वाले में फीलिंग्स में?
Although most religions incorporate an ethical code of conduct, incorporate an ethical code of conduct, however, religious beliefs may not always be right. However, religious beliefs may not always conduct, comma, religious beliefs may not always be ethical. इसमें लिखो ethics goes beyond ethics goes beyond legal compliance. Ethics goes beyond legal compliance, considering not only what is lawful, considering not only what is lawful, but also what is morally right. But also what is morally right. Considering not only what is lawful. परेशान मत होना, ठीक है, लिख लिया। हाँ, इसमें लिखिए फिर एग्जाम्पल डैश करके इलीगल कैन बी एथिकल। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ आप इसका। तो ऐसा नहीं, ऐसा कहाँ है कि किडनी बेचना वो इलीगल है, ऐसा है? स्मगलिंग ऑफ वो हो गया। एनिमल क्या? एलिमनी। एलिमनी इज नॉट इलीगल। मैंने एग्जाम्पल देखो, मेरा वो एग्जाम्पल नहीं, आप क्वेश्चन सुनिए। मैंने आपको कल क्या पूछा था, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है। कल मैंने आपको पूछा था ऐसी चीज जो लीगल है लेकिन एथिकल नहीं है। चलो अभी स्पेस छोड़ के उसका एग्जाम्पल लिख लो आप। एग्जाम्पल 2 लिखो। लीगल बट एथिकल, सॉरी, लीगल बट अनएथिकल। इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है। लीगल बट अनएथिकल, इसमें डैश करके अबॉर्शन, और सेकंड करिए यूथेनेशिया। मैंने आपको कल बताया था ये विस्तार में कि क्या है अबॉर्शन, ठीक है, एंड यूथेनेशिया। तो क्या हमारा एग्जाम्पल था? मैंने आपसे बोला लॉ है और ये एथिक्स हो गया। अब मैंने आपसे पूछा कि लॉफुल नहीं है, एथिकल नहीं है एंड लॉ के हिसाब से क्या हमने किया, दो चीजें हो गई, एक लॉ हो गया और एथिक्स हो गया। अब लॉ के हिसाब से वो सही है लेकिन अनएथिकल है, तो क्या चीज है ये? अबॉर्शन, ओके, और यूथेनेशिया। किसी को अगर लग रहा है एथिकल क्यों नहीं है अबॉर्शन, अकॉर्डिंग टू सम रिलीजन, एंड एक और रीजन है उसका लाइफ की बात है। तो जो हमारे वेद हैं और भी दूसरी रिलीजन्स है, सब में लिखा है कि लाइफ इज सेक्रेड। ओके, आप किसी की जान नहीं ले सकते हो, इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट बॉर्न, इट हैज नॉट कम इनटू दिस वर्ल्ड, लेकिन फिर भी जब वो वूम्ब में है उसमें जान तो है ना। तो लाइफ, सिंस लाइफ इज सेक्रेड, तो किलिंग लाइफ या डिस्ट्रॉइंग लाइफ इज अनएथिकल, इसलिए हमने अबॉर्शन को अनएथिकल बोला है, लेकिन लीगल टर्म्स में अबॉर्शन इज अलाउड। फिर अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ऐसी चीज जो लॉ से अलाउड नहीं है लेकिन तब भी एथिकल है, इसका कोई आप इवेंट भी बता सकते हो, कोई पास्ट में इवेंट हुई हो। आई एम गिविंग यू अ हिंट, और इट कैन बी एनी अदर एग्जाम्पल दैट यू वांट। लॉ उसको अलाउ नहीं करता है लेकिन फिर भी वो चीज सही है। कोई पास्ट इंसिडेंट हो सकता है या फिर कोई और एग्जाम्पल जो आपके माइंड में आ रहा हो। थिंक, डोंट वेट फॉर मी टू आंसर, ट्राई टू यूज योर ब्रेन।
It is not lawful, it is illegal but ethical. एग्जाम्पल बताओ ना, रिलीजियस क्या? एक पॉइंट काउंट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ उसको अगर वो सोसाइटी मतलब को एक ज्योग्राफिकल एरिया वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या उसे हम ऐसे करने लिखेंगे सोसाइटी उतनी सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है? तो क्या इसमें हम जैसे बोला सकते हैं कि मान लो एनिमल सेक्रीफाइस को कहीं कहीं पे वो एथिकल मानते हैं ये सही है? हाँ ठीक है, ठीक है, आई एक्सेप्टेड पार्शली। एक एग्जाम्पल इनका है एनिमल सैक्रिफाइस, कि जो कुछ जैसे ट्राइबल सोसाइटीज की बात कर लेते हैं, उनके लिए एनिमल सैक्रिफाइस इज अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, मतलब डिपेंड्स ऑन द ट्राइब, जगह जगह का फर्क है। तो कहीं कहीं पे एनिमल सैक्रिफाइस इज फाइन बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन। ओके, लेकिन लॉ के हिसाब से वो नहीं सही है। सो दिस इज अ डिसेंट एग्जाम्पल। और कोई कोई पास्ट के आप इवेंट बताओगे, हिस्ट्री से रिलेटेड, इज देयर एनी इवेंट दैट हैपेंड? नहीं, सती नहीं, पर पास्ट में सती वाज नॉट इलीगल ना। बताइए। ठीक है, चलिए, आई टेल यू। आई होप यू डिस्कसिंग एग्जाम्पल, गॉसिप टाइम नहीं था ये कि आप एग्जाम्पल ही ढूंढ रहे हो। बट ठीक है, इसका मैं आपको पास्ट से हिस्ट्री की इवेंट बता रही हूँ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट वाज रॉन्ग। क्यों? उसके अंदर क्या किया था, जो भी लॉज है, लॉज का डिसोबेंस किया था। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। कि अगर जैसे सॉल्ट का पर्सनल यूज अलाउड नहीं था, पर्सनल सेलिंग ऑफ सॉल्ट अलाउ नहीं था, सो गांधी जी रिफ्यूज ना ही, उन्होंने जब सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था तो ही डिड एन इलीगल एक्शन। लेकिन एथिकली क्या वो राइट था? यस। वाई? बिकॉज इंडियंस वर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम। ओके, सो वो ब्रिटिशर्स ने आके गलत किया ना, दैट दे हमें अपना उन्होंने कॉलोनाइज किया। सो एथिकली इट इज राइट बिकॉज हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे थे, एंड आर फ्रीडम इज आर राइट। तो इट इज इलीगल बट इट इज एथिकल। अंडरस्टूड? ठीक है, लिख लो। आपने क्या लिखा लास्ट लाइन? लीगल बट, हाँ, तो इसके अंदर लिखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज अ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। Civil disobedience movement was a struggle for freedom and hence ethical but illegal since there was a since there was breaking of salt law. There was a breaking of salt law. ट्राई टू कम अप विथ एग्जाम्पल्स। आपकी आधी तैयारी क्लास में हो जाएगी अगर आपको अभी से आदत हो गई ना इस तरीके से सोचने की कि किस में क्या एग्जाम्पल फिट करेंगे। यू नो एवरीथिंग। देखो, आप इतने बड़े तो हो गए हो कि यू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, यू आर अवेयर ऑफ द सोसाइटी। बस फर्क क्या है, आपका जो मिक्स्ड नॉलेज है या मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस हैं, आपको उसको कंपार्टमेंटलाइज करना है टॉपिक के हिसाब से, कि मैं कौन से एक्सपीरियंस को कहाँ किस तरीके से डाल सकता हूँ। तो अगर आप मेरा वेट करोगे कि मैं तो अल्टीमेटली बता ही दूंगी, ऑफ कोर्स आई विल टेल, इट इज माय ड्यूटी, लेकिन आप खुद भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स जनरेट करने की कोशिश करो। एंड इट यू माइट बी सरप्राइज्ड बाय योर ओन सेल्फ। हो सकता है कि आप मुझसे भी अच्छे एग्जाम्पल्स बताओ। ओके, ऐसे इसमें देखो, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज थोड़ी है। दिस सब्जेक्ट इज नॉट टफ, पढ़ने में इट इज नॉट टफ। दिक्कत क्यों है इसमें? मार्क्स खींचना डिफिकल्ट होता है। ओके, क्योंकि जो चीज आसान होती है वो सबके लिए आसान होती है। तो आप अपने मार्क्स उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो? अपनी प्रेजेंटेशन से। कंटेंट तो सबके लिए सेम है। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है वो किसी और ने भी पढ़ा है, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो वही सेम चीज, सेम सिलेबस है। तो आप कैसे उसको यूनिक बना सकते हो? अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एग्जाम्पल्स को यूनिक करके, अपनी ठीक है, हमने लिख लिया। नेक्स्ट अब आप लिखो लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक्स एंड डिसलाइक्स।
हाँ, इसके अंदर लिखिए दीज में वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, these may vary from person to person but cannot be accepted principles, but cannot be universally accepted principles, but cannot be universally accepted principles. Example, ragging can be liked by somebody, ragging can be liked by somebody, but it is an unethical act. मुझे भी नहीं आता, आपको देखना पड़ेगा साइड से, देखो, but cannot be universally accepted principle, but cannot be universally accepted principle. Example, ragging can be liked by somebody, but it is unethical. फिर नेक्स्ट लिखिए सोशली और कल्चरली एक्सेप्टेबल, नेक्स्ट पॉइंट, सोशली और कल्चरली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स may not always be correct, correct slash ethical. Socially or culturally accepted norms may not always be correct. Example, sati comma untouchability. Example, sati and untouchability. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट सब टॉपिक, हेडिंग डालिए आप, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ डिटर्मिनेंट्स, ये देखो सबको क्वेश्चन है, कल भी किसी ने पूछा था कि कौन डिसाइड करेगा कि सही आंसर क्या है, जब मैंने ट्रॉली प्रॉब्लम बताई थी, सो देयर वाज एन ऑनलाइन स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो मैं, और इसका आंसर क्या है कि देयर इज नो राइट और रॉन्ग, सब अपने हिसाब से अलग अलग जजमेंट होगा किसी का, कि किसी को कुछ सही लगेगा, किसी को कुछ, पेपर के पर्पज से आपको क्या करना है, अपना जस्टिफिकेशन सही देना है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली में कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं वेदर एन एक्शन इज राइट और रॉन्ग। नाउ द मेन पॉइंट इज दैट देर इज नो वन सिंगल फैक्टर। आप अपने ऊपर ले लो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जब कोई एक्शन कर रहे हो एंड देर इज एन इनर कॉन्शियंस दैट इज क्रिएटिंग अ डाउट दैट वेदर योर एक्शन इज राइट और रॉन्ग। अब वो कितनी चीजों से इन्फ्लुएंस होगा, आप अपने, फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉन आउटसाइड टू स्टडी एंड मे बी ड्रिंकिंग इज समथिंग दैट यू आर कंफ्यूज अबाउट, तो अब आप ड्रिंक करोगे या नहीं करोगे, ये किन चीजों से डिसाइड होगा। सबसे पहले आ जाती है आपकी रिलीजन। ओके, देर आर सम रिलीजन्स विच से स्ट्रिक्टली नो टू ड्रिंकिंग। सो अगर आप बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, या जैसे ब्राह्मण की बात कर लेते हैं, दे हैव टू मच ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन, तो उनको लगेगा कि दिस इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। तो एक पहली चीज हो गई। अगर आप मेनली यू आर अ ब्राह्मण, मे बी यू आर अ ब्राह्मण, बट आप इतने ज्यादा यू आर नॉट इनटू रिलीजन, तो हो सकता है कि वो एस्पेक्ट आपको इतना इन्फ्लुएंस ना करे। दूसरा क्या होगा, यूल थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, योर अपब्रिंगिंग, कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितना ज्यादा उसके अगेंस्ट या फॉर किया है। फॉर एग्जाम्पल योर पेरेंट्स आर ऑल्सो ड्रिंकिंग एंड इट इज अ कॉमन, अल्कोहल कंजम्पशन विल बिकम अ वेरी कॉमन थिंग। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए पंजाबी वेडिंग्स में ड्रिंकिंग इज अ कस्टम। ओके, एक अलग से हम पार्टी करते हैं ड्रिंक करने के लिए, नोन एज कॉकटेल पार्टी। तो एक ये हो गया आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज हमारी क्या हो गई, योर एजुकेशन। अब एजुकेशन में आई एम टॉकिंग अबाउट फिटनेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, सो यू नो दैट ड्रिंकिंग इज अ रॉन्ग थिंग, तो आपको बस इतना डिसाइड करना था कि ड्रिंकिंग इज एथिकल और नॉट, देर इज नॉट वन फैक्टर इन्वॉल्व, देर आर सो मेनी फैक्टर्स, कि आपकी रिलीजन हो गई, अपब्रिंगिंग हो गई, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने लास्ट टाइम ड्रिंक किया एंड आपको अगले दिन तक हैंगओवर ही नहीं उतरा 3 दिन तक, तो यू माइट नॉट वांट टू ड्रिंक। ओके, जैसे यू हैड टू ड्रिंक फॉर पर्पस, कोई फर्स्ट टाइमर होता है जनरली दे वॉमिट, तो अगर फिर उनका यही क्वेश्चन होता है ना कि अगर वॉमिट ही करना है देन व्हाट इज द फन ऑफ ड्रिंकिंग। सो एक्सपीरियंसेस हो गए, सर्कमस्टांसेस हो गए, फिर एक हो गया पॉइंट आपका पीयर प्रेशर, कि मे बी योर पियर्स वर आस्किंग यू एंड आपने एक सोसाइटल अप्रूवल के लिए आपने ड्रिंक करा। सो देर इज नॉट वन सिंगल रीजन। सिमिलरली यही हम चीज पढ़ेंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या होता है, फैक्टर्स या थिंग्स दैट विल डिसाइड कि कोई एक्शन सही या गलत कैसे होगा। तो अब उसमें हमारा पहला फैक्टर क्या होता है, देखिए इसके अलग अलग लेवल्स हो गए हमारे। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल, तो इंडिविजुअल लेवल पे वही चीज है जो अभी हमने डिस्कस करी, कि क्या क्या पॉइंट्स आ गए इसके अंदर, जैसे आपकी नॉलेज हो गई, नॉलेज, फिर योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग,
फिर आपकी ओपिनियन, वैल्यूज। ओके, तो यही एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी नॉलेज, दैट डू यू नो दैट ड्रिंकिंग हैज एनी साइड इफेक्ट्स। फिर एटीट्यूड, दैट व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ। इफ यू हैव अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ तो आपका ड्रिंकिंग की तरफ नेगेटिव एटीट्यूड होगा। फिर ओपिनियन, ओपिनियन भी हमारी बहुत अलग अलग तरीकों से फॉर्म होती है। एंड सिमिलरली वैल्यूज, वैल्यूज हम उसमें ले लेते हैं फैमिली के केस में, कि जैसे बहुत लोगों को ये गिल्ट होने लगता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए भेजा था, मैं यहाँ पे ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू। ओके, तो ये हमारा इंडिविजुअल फैक्टर हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया सिचुएशनल। सो सिचुएशनल मीन्स कि हो सकता है कोई पर्सन ओरिजिनली ही माइट नॉट बी गुड और बैड या एथिकल अनएथिकल नहीं है, लेकिन सिचुएशन उससे ऐसा कराती है। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, गरीबी के अलावा? एनी अदर एग्जाम्पल, कि वैसे मतलब ही वांटेड फूड तो गरीब थे इसलिए चोरी करना पड़ा, समथिंग एल्स, बताइए। ठीक है, एनी अदर एग्जाम्पल टेल मी, बताइए। वॉज इट इतना टफ थोड़ी है ये सोचना, दिस इज सच अ नॉर्मल थिंग्स, कॉमन थिंग्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आप कह रहे हो जैसे एनकाउंटर टू इंटरैक्ट, ऐसे नहीं चल पाएगा काम ना। दिस इज नॉट अ वन वन मतलब ऐसे, दिस इज नॉट अ पैसिव क्लास। मैं बोलती रहूं ऐसे कथा नहीं है ये, आप जितना पार्ट लोगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा, एंड प्लस योर माइंड विल स्टार्ट रनिंग। ठीक है, दैट इज व्हेन यू आर थिंकिंग दैट नॉन ईटिंग नॉनवेज इज अनएथिकल, वो तब हो गया ना सिचुएशन। जैसे क्या है? ठीक है, ठीक है, बट लेकिन अबॉर्ट करते हैं बिकॉज अनमैरिड है। ठीक है, दैट इज अ नाइस नाइस एग्जाम्पल। ऐसी बात नहीं, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो बोलते हुए सही है। ठीक है, इसका और मैं एक एग्जाम्पल आपको वो हो जाएगा, जैसे अ पर्सन हु इज रूल अबाइडिंग, लेकिन वो ट्रैफिक सिग्नल कभी ब्रेक नहीं करता, लेकिन हो सकता है मेडिकल इमरजेंसी हो, या एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं, या कोई इंसान किसी को लेके जा रहा हो एंड उसको ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करना पड़े। ठीक है, तो दैट इज अ सिचुएशन सर्कमस्टांस। दूसरी चीज है, सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है, कि आप एक ऐसी पोजीशन पे हो जहां पे आपको गलत करने का मौका भी मिले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे करप्शन एंड टेकिंग ब्राइब इज रॉन्ग, लेकिन आप अगर, जैसे हम हैं अभी, हम ऐसी सिचुएशन में हमें कोई ब्राइब ही नहीं दे रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है, बिकॉज वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन। तो हम इसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, कि क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है अनएथिकल एक्ट करने के लिए। अब कोई सेलेक्ट होके ऑफिसर बन के सीट पे बैठा हुआ है, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आएगी, तो कोई इंसान करप्ट है या नहीं है, वो एथिकल है या नहीं है, और वो उसको ग्रीड है या नहीं है पैसे की, वो हम अभी नहीं डिटरमिन कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हो कि शी इज वेरी सेल्फलेस, इसको पैसे का कोई लालच नहीं है। जब उसके सामने अपॉर्चुनिटी आएगी तब उसका रियल टेस्ट होगा ना, अभी तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। अंडरस्टूड? हाँ, ठीक है, सही एग्जाम्पल है ये तब है व्हेन वी आर कंसिडरिंग दैट ड्रिंकिंग इज एन अनएथिकल एक्ट। ओके, अलाउ तो होता ही है, लेकिन हाँ वो ठीक है, उनको अलाउ होता है, लेकिन ऐसे आप मान लो ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी की मैं बात कर रही हूँ, आर्मी के हिसाब से वो सही है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग वार्मथ टू योर बॉडी, लेकिन इंडिविजुअली आप देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुस्लिम्स में बिल्कुल ड्रिंकिंग कल्चर नहीं है, तो मान लेते हैं अगर कोई मुस्लिम पर्सन है, उसके लिए उसकी धर्म के खिलाफ जाना है ना, ये वाली बात है। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो, नॉट एट ऑल। जापान, जो दूसरे अगर अगर ये सही होता तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे करप्शन नहीं है, दे वुड नॉट हैव रीच्ड दैट स्टेज जो है। जैसे जापान है, कितनी ज्यादा डेवलप कंट्री है, बट वहाँ पे करप्शन इतना नहीं है। ओके, ओ अच्छा, ऐसा ऐसा ही पूछ रहे थे क्या? अच्छा, नहीं नहीं, नेवर, इट कैन नेवर बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज हम कल्चर की बात करते हैं, कि कल्चर से डिटरमिन होता है, वही वी हैव डिस्कस दिस इनफ। फॉर एग्जाम्पल, आप वेस्टर्न और इंडियन कल्चर का आप बात करो, जैसे कि ड्रिंकिंग का एग्जाम्पल ले लो, ड्रिंकिंग इज वेरी कॉमन इन वेस्टर्न कल्चर। उसके अलावा हमारे प्री मैरिटल रिलेशन हो गए, दे आर वेरी कॉमन। और एक और चीज थी इसमें,
जैसे न्यूडिटी आप कर लो इसको, जैसे वेस्टर्न कल्चर में न्यूडिटी इज फाइन, इंडियन कल्चर में नहीं है। तो जो हमारा कल्चर है, हमारा बैकग्राउंड है, उसी में हम पले बड़े हैं। जैसे डिवोर्स हो गया, डिवोर्स इज कंसिडर्ड अ वेरी बिग क्राइम इंडिया में ना, जैसे ऑफ कोर्स द टैबू इज रिड्यूसिंग नाउ, लेकिन कल्चर के हिसाब से इंसान का माइंडसेट डिटरमिन होगा। नेक्स्ट हो गया रिलीजन। फिर कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हम प्रोफेशनल एरिना में बात कर रहे हैं कि जैसे अगर कोई जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले कौन सी ओथ लेते हैं? नाम है उस ओथ का। डॉक्टर्स जैसे शपथ लेते हैं ना, हमारे पॉलिटिशियंस लेते हैं, इसी तरीके से मेडिसिन में जो ओथ ली जाती है, क्या नाम है उसका? नहीं, दैट इज नोन एज हिपोक्रेटिक ओथ। ठीक है। हाँ, तो क्या है, तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आपके, हो सकता कोई स्टैंडर्ड, कोई, स्टॉप इट, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया जो आपको कहीं और से नहीं मिला है, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दी जाती हैं, अ प्रोटोकॉल दैट इज फॉलोड। उसका पर्पस क्या होता है? ताकि वो अपनी प्रोफेशन को एथिकली फॉलो करे। जैसे आप इसमें देखो, सिविल सर्विसेज में भी आपको एक प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं कि आप गिफ्ट्स नहीं ले सकते, आपको गिफ्ट्स पे भी टैक्स देना होता है, इतना आप, इससे ऊपर आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो जो ये प्रोटोकॉल है, ये क्या इंड्यूस कर रहा है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका मकसद ये है कि जो इंसान है उसके अंदर एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आए। ओके, अंडरस्टूड। फिर टाइमिंग। टाइमिंग कैसे डिटरमाइन करता है कि कोई चीज एथिकल है या नहीं? सिंपली इसका मतलब है कि कोई चीज जो पहले अनएथिकल होगी, विथ टाइम वो अब एथिकल हो गई, या उल्टा भी हो सकता है कि पहले सही थी अब गलत है। अब एग्जाम्पल दीजिए आप कोई अच्छा सा। क्या चीज? नहीं, रिजर्व मतलब इसमें क्या चेंज हुआ? आई डेंट गेट इट, किस? अच्छा, तो आप कास्ट सिस्टम बोलो, हाँ कास्ट सिस्टम आप बोल सकते हो। ठीक है, कास्ट सिस्टम इज अ गुड एग्जांपल कि पहले उसको सही माना जाता था, एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, फिर ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट आया, डिग्निटी ऑफ पर्सन का कंसेप्ट आया, एंड देन इट इज कंसिडर्ड रॉन्ग। और कोई एग्जांपल आप दोगे? चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड मैरिज भी सही है। मैरिज, वॉर तो ना पहले ठीक था ना अब ठीक है, वॉर कैसे सही हो गया? हाँ सही है, सही है वो। हम्म हम्म जैसे बैठो तो एक पे अपने राज्य को बनाने के बढ़ाने अच्छा, बट आप तरफ है। ठीक है, वो इसलिए आप कह रहे हो ना क्योंकि नेचर ऑफ पॉलिटी चेंज हो गया। आई गॉट इट। वॉर से इनका मतलब ये है कि जैसे पहले पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं थी, पहले जो जाके जिसने जिस एरिया को हड़प लिया वो उसका हो गया, अब डेजिग्नेटेड पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। तो क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया, तो वॉर फॉर हड़पिंग मतलब दूसरे की जमीन को हड़पने के लिए, दैट इज रॉन्ग। अंडरस्टूड? वो चीज हो गई। हाँ अंडरस्टूड, ठीक है। अब तो है ही नहीं, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो देर इज नो मोनार्की ना। फिर इसके अंदर लॉज। लॉज हमारे चेंज, हाँ लॉ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं ना हम, क्या फैक्टर्स हैं जिससे पता लगता है कोई चीज सही है या गलत है। अब लॉज एक वन ऑफ द फैक्टर हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर लॉ ना होता, कि हम जैसे अगेंस्ट मर्डर का हम बात करते हैं, अगर किसी ने लॉ में नहीं डिटरमिन किया कि मर्डर करना गलत है, तो हो सकता है लोग उसको सही मानते, ऑल्दो दूसरे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। लेकिन इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब किसी चीज पे एक लॉ बनता है, तो जनता में एक अवेयरनेस आती है, एक एजुकेशन का सोर्स वो एक्ट करता है कि ये चीज अनएथिकल है या एथिकल है, इसलिए इस पे लॉ बना है। अब जैसे यही अनटचेबिलिटी वाला आप एग्जाम्पल ले लो, पहले देयर वाज नॉट अ लॉ, एंड अभी भी ये इनफॉर्मली फॉलो होती है, लेकिन फिर भी लोग इसको कम फॉलो करते हैं, एटलीस्ट ओपनली नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये लॉ में गलत है। So law is trying to bring about an ethical behavior in society. Understood? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? If anybody is getting deviated, determinants of ethics, कि किन फैक्टर्स से डिटरमाइन होता है कि एक्शन सही है या गलत है। तो हमने उसमें बोला लॉ से पता लगता है कि एक्शन सही है या गलत है। अब जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई भी कहीं भी कूड़ा फेंकता है, ओके, तो लेकिन अगर आप जापान जाओगे तो आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टी है। तो अगर कोई इंसान जिसको इंडिया में आदत थी कूड़ा फेंकने की, जापान जाके उस चीज को नहीं करेगा, तो उसका जो परिवर्तन हो गया ना, फ्रॉम एन अनएथिकल टू एन एथिकल कंडक्ट, तो किसकी वजह से हुआ? लॉज की वजह से। ठीक। फिर नेक्स्ट हो गया एजुकेशन। सिंपली इसमें आप देख लो कि
ऑल्दो दिस इज नॉट अ 100% चीज, मतलब ना हमेशा यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है, बिकॉज मेनी अनएजुकेटेड एज पीपल आर बिहेविंग एथिकली, लेकिन एजुकेशन से हमारा मतलब ये है कि एक सिविक सेंस डेवलप होती है, दैट यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इन अ बेटर वे। ठीक। फिर उसके बाद डिवाइन कमांड थ्योरी, देखिए इसका क्या मतलब है, वेरी सिंपल, डिवाइन मीन्स गॉड। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कोई चीज सही है या गलत है। तो सम पीपल बिलीव दैट गॉड ने किसी एक्शन को सही बोला है, इसलिए वो एक्शन सही है। डिवाइन कमांड थ्योरी मतलब जैसे अगर हम ये बोल रहे हैं कि रिस्पेक्टिंग वुमेन इज एथिकल, तो वो क्यों क्यों ऐसा मान रहे रिस्पेक्टिंग वुमेन इज एथिकल, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटी, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एजुकेशन, बट ही फील्स दैट गॉड ने ऐसा बोला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर हिंदू डेटीज की वर्शिप करते हैं, वी आर वर्शिपिंग देम, तो इट इज लाइक कि जस्ट बिकॉज भगवान का ये आदेश है, डिवाइन कमांड थ्योरी, वो भगवान जिस चीज को सही मानते हैं उसको हम सही मानते हैं, दैट इज वाई आई एम बिलीविंग कि ये एक्शन सही है। अगर कल भगवान कह दे फॉर एग्जाम्पल दैट मर्डर इज राइट, दैट पर्सन विल बिलीव दैट मर्डर इज राइट, सो ही इज जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। अंडरस्टूड? किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं, चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। पहला पॉइंट लिखो इसमें, इंडिविजुअल individual factors dash these include knowledge, values, attitude these include knowledge, values, attitude and opinion which shapes an individual's morals, which shapes an individual's morals. For example, Rajaram Mohan Roy and his नहीं, हाँ, and his ethical principles and his ethical principles were a result of his own morality, were a result of his own morality, a result of his own morality. फिर इसी पॉइंट के अंदर मतलब इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर सेकंड पॉइंट लिखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पॉइंट कॉन्शियंस, इसको प्लीज कोई कंसाइंस नहीं पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियंस, अंदर की आवाज। नेक्स्ट आप लिखो सिचुएशनल फैक्टर्स, सेकंड पॉइंट। this includes this includes circumstances and opportunity to engage in unethical behavior, circumstances and opportunity to engage in unethical behavior. इसी के अंदर लिखना है सोसाइटी एंड पीयर ग्रुप, सोसाइटी एंड peer group has a role to play in this, has a role to play in this. Example 1, a law abiding citizen, a law abiding citizen may disregard the traffic signal in case of a medical emergency. A law abiding citizen may disregard traffic signal in case of a Example 2, stealing is not unethical. Stealing is not unethical for a man. Stealing is not unethical for a man who steals food for his children, who steals food for his children as he cannot buy any due to poverty. As he cannot buy any due to poverty. Poverty मत बोलना कोई, इंटरव्यू की भी तैयारी आप साथ साथ इसमें ध्यान रखो, अपने प्रोनाउंसिएशन सही रखो, कुछ बच्चे पोवर्टी बोलते हैं।
नेक्स्ट लिखो आप कल्चर, कल्चरल फैक्टर्स। इसके अंदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिज्म is considered ethical in Western culture as compared to Indian culture. Alcoholism being considered ethical in Western culture but not Indian culture. फिर नेक्स्ट आप लिखो religious beliefs, religious beliefs shapes an individual's ethics. Religious beliefs shapes an individual's ethics and guides their behavior. And guides their, and guide आएगा, guide their behavior. एग्जाम्पल हमने किया था इसका अल्कोहल के अलावा, अबॉर्शन लिख लो आप इसके अंदर, अबॉर्शन, abortion is no, example abortion not accepted in some religions. Next, many professors have a code of conduct, underline code of conduct, that outline the ethical standards, that outline the ethical standards that they need to follow. Many professions have an ethical code of conduct that outlines the ethical standards that members of the profession are expected to follow. Example, doctors are supposed to follow, doctors are supposed to follow the Hippocratic Oath. Doctors are supposed to follow the Hippocratic Oath. Next, time period, इसके अंदर लिखो same individuals and societies, same individuals and societies may have different set of ethical standards, may have different set of ethical standards at different time period, at different time period. Example, LGBT rights, LGBTQ rights. LGBTQ rights which were not provided earlier, which were not provided earlier but are normalized in the current scenario. तो यही तो है, दोनों में आ सकता है, नथिंग इज फिक्स्ड, दोनों में आ सकता है. नेक्स्ट लिखो लॉज एंड रेगुलेशंस, नेक्स्ट पॉइंट, लॉज एंड रेगुलेशन शेप एन इंडिविजुअल्स एथिक्स. Laws and regulation shapes an individual's ethics. Next point, education and upbringing of a person. Education and upbringing of a person. Example, a civic sense. Civic sense can be imparted through education. Civic sense. Civic sense can be imparted through education. Next आप लिखो divine command theory. Divine command theory. As per this,
morally good actions are good. Morally good actions are good because they are commanded by God. Morally good actions are good because they are commanded by God. ठीक है, so this subtopic is over. Any other question, any question from this topic? Any doubt, anything you want to add? हम्म, अभी करेंगे हम वो टॉपिक, एब्सोल्यूट और रिलेटिव एथिक्स बोल रहे हो ना, करेंगे, वील स्टडी दैट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है, द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज रोल ऑफ एथिक्स। ठीक है, रोल या फिर कॉन्सिक्वेंसेज भी आप बोल सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर हम, कि अगर कोई पर्सन एक एथिकल लाइफ फॉलो करता है तो उसके उसका फायदा क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, या अगर डिसएडवांटेजेस भी हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो वी आर स्टडिंग द रोल ऑफ एथिक्स या फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेवल पे जाएंगे। तो आप बताइए इंडिविजुअल में क्या होगा, इस यहाँ से पढ़ के मत बोलना, अपने आप से बताना। व्हाट आर द बेनिफिट्स एज एन इंडिविजुअल ऑफ फॉलोइंग एन एथिकल लाइफ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। और बताइए, यू डोंट हैव एनीथिंग इन माइंड कोई। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसीजन मेकिंग वो यहीं से पढ़ा है ना। ठीक है, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ओके फाइन, नाइस आंसर्स। देखो आप, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ते हैं। देखो इंडिविजुअल में हम क्या बोल रहे हैं कि एवरी ह्यूमन हैज सम बेसिक नीड्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रोटी कपड़ा मकान, बट बेसिक नीड्स, इमोशनली हम बात कर रहे हैं। ओके, तो एवरीबडी वांट्स टू बी गुड, एंड even if he doesn't want to be good, he wants to come across as good. Understood? So this is a basic need, that we want to be loved in the society, acceptable in the society, we want to बी रिस्पेक्टेड। सो ये एक बेसिक नीड है, एंड अगर आप एथिक्स फॉलो करेंगे सो ये एक बेसिक नीड आपकी फुलफिल होगी। सो दिस इज ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, दैट इफ यू आर फॉलोइंग एन एथिकल लाइफ, पीपल विल ट्रस्ट यू, पीपल विल लाइक यू, दे विल अप्रूव ऑफ यू, आप इलेक्शंस भी जीत सकते हैं, एंड देन यू कैन गेट द रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। सो दिस इज ऑन एन इंडिविजुअल स्केल। फिर नेक्स्ट चीज आती है हमारी ये देखो अब, ये इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स भी हैं ये, सेल्फ रेगुलेशन एंड अवेयरनेस। इफ यू आर फॉलोइंग एन एथिकल लाइफ इन द सेंस, जैसे कि you know the difference between right and wrong, and then you analyze कि जो differences हैं और जो करना चाहिए, जो standards है, मैं उसको कितना follow कर रहा हूँ। तो ये तभी होगा if you are willing to follow an ethical life। कोई कोई भी random इंसान इसको ये analysis करने नहीं बैठेगा, क्योंकि बहुत टेंशन है लाइफ में, यूपीएससी का भी सिलेबस कंप्लीट करना है। बट somebody who is genuinely willing कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, he will sit back and he will think कि क्या स्टैंडर्ड्स हैं एथिकल बिहेवियर के, मैं उसमें से कितना फॉलो कर रहा हूँ, कितना मुझे इंप्रूवमेंट की नीड है। ओके, या किसी को पता है कि हाँ ब्रेकअप होने वाला ही है, दिस इज द लास्ट स्टेप, तो ही विल सिट बैक एंड थिंक कि व्हाट चेंजेस शुड आई मेक, हाउ कैन आई मेक दिस रिलेशन अ लिटिल एथिकल, या माई सेल्फ अ लिटिल एथिकल, कि सामने वाली रुक जाए। ओके, तो इसके अंदर हमने क्या बोला, सेल्फ अवेयरनेस। सो आप अपने बारे में ज्यादा अवेयर होंगे इफ यू आर फॉलोइंग एन एथिकल लाइफ। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेल्फ रेगुलेशन, कि आप जो आपके अनएथिकल एक्शंस है उनको आप रेगुलेट करोगे। तो पहला स्टेप क्या आता है, अवेयरनेस। अगर आपके अंदर अवेयरनेस आ गई कि आप ये गलत करो, तभी आप अपने आप को रेगुलेट करोगे। सो यू विल लीड टू सेल्फ अवेयरनेस विल लीड टू सेल्फ रेगुलेशन। फिर नेक्स्ट है इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, ये भी इसी का एक पैटर्न है। तो देखो ये ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं और ये एक लर्न करने का तरीका है। जैसे आप चेन ऑफ थॉट्स बनाते हो, कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या बेनिफिट होगा एथिकल लाइफ फॉलो करने का, तो आपने जब आपने माइंड में फर्स्ट टाइम कंटेंट पढ़ा, आपने एक चेन ऑफ थॉट्स बना ली कि पहले मुझे अवेयर होना है, फिर मैं रेगुलेट करूंगा। अगर मैं अपने आप को रेगुलेट कर पा रहा हूँ, इन द सेंस अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है एंड यू वांट कि आपका गुस्सा कम हो, तो यू आर रेगुलेटिंग योर सेल्फ, बिकॉज यू नो दैट गुस्से में मैं एक अनएथिकल एक्ट कर रहा हूँ, मे बी यू आर बीइंग रूड टू समबडी, आप किसी को हर्ट कर रहे हो। तो दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप रेगुलेट करोगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट कम्स इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग। एंड फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव हो गया, तो यू विल गेन द ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ऑफ पीपल, यू विल बी रिवर्ड इन द सोसाइटी। तो जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो
आपको पॉइंट्स सोचने नहीं पड़ेंगे, आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जब आप फर्स्ट लिख रहे होंगे सेल्फ अवेयरनेस, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में नेक्स्ट पॉइंट सेल्फ रेगुलेशन चलता रहेगा। तो जब आप इन्फॉर्मेशन को इन जनरल याद करते हो, ट्राई टू मेक अ चेन, और हर पॉइंट मतलब रिलेट करो आप ऊपर नीचे के पॉइंट्स ना, हाउ वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर, जैसे फ्लो चार्ट्स के अंदर होते हैं। सो दिस इज हाउ इंडिविजुअल विल बी बेनिफिटेड बाय फॉलोइंग एन एथिकल लाइफ। ठीक है, मेक्स वन अ मैन ऑफ वैल्यूज। ओके, यू विल बी अ मींस आप अगर आप एथिक्स फॉलो कर रहे हो तो जितनी भी मॉरल्स एंड वैल्यूज है दैट यू नीड टू हैव, यू विल हैव देम। फिर नेक्स्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट a group of people that are working for a shared goal, तो it can be private public, किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन where a number of people they are working for something। तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, क्या मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो होने का, जैसे नेपोटिज्म नहीं हो रहा है, जो आपका रिक्रूटमेंट है वो फेयर है, फिर आप प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो जो आपके शेयर होल्डर्स हैं आप उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे हम इसकी कोचिंग की एग्जांपल ले लेते हैं, आप अगर कोई कोचिंग एथिकल कंडक्ट फॉलो कर रही है तो व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड, जैसे आपका जो आपने प्रोमिसेस करी हैं दे आर बीइंग डिलीवर्ड ऑन टाइम, या फिर आप उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हो। अगर जैसे टीचिंग है, सो फैकल्टी हैज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे इतने टाइम में इस सिलेबस को पूरा करना है, और वो अपनी एक सिंसेरिटी के साथ सिलेबस को कंप्लीट करे, दैट ही इज जस्टिफाइंग द कोर्स एज वेल एज द फीस दैट इज बीइंग पेड बाय द स्टूडेंट्स। तो ये हो गए एथिकल गवर्नेंस। अगर यही सेम चीज हम कॉर्पोरेट में बात करें, तो जैसे ऑडिट होता है तो बहुत लोग ऑडिट अकाउंट्स मैनिपुलेट करते हैं, तो यू कैन से दैट अनएथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये सब आपके की पॉइंट्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए। अनएथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एथिक्स फॉलो होगा तो उसका क्या बेनिफिट है। तो हम इस इंस्टीट्यूट का ही नाम लेते हैं, अगर ये सब चीजें फॉलो हो रही हैं तो क्या होगा, जैसे ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, हो सकता है और एक और चीज, जैसे बहुत जगह ऐसा होता है दैट बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस, लेकिन वो एक्चुअली स्टूडेंट अपने नॉर्मल लाइफ में या फिर एग्जाम में उन चीजों को कितना अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हो गया। इट माइट टेक टाइम, तो इससे क्या होगा, आपको शॉर्ट टर्म हो सकता है लॉस हो, शॉर्ट टर्म पेन लिखते हैं हम इसको, शॉर्ट टर्म पेन एंड लॉन्ग टर्म गेन। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर कोई इस तरीके से कोचिंग चल रही है, हो सकता है उनके पास स्टूडेंट्स कम आए, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म जब एक नाम बन जाएगा, मे बी देर इज ट्रस्ट इन द मार्केट एंड फेथ इन द मार्केट अमंग द स्टूडेंट्स की हाँ आई एम श्योर कि अगर यहाँ पे जाएंगे मे बी इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली थिंग्स विल टर्न आउट राइट इन माई फेवर। तो हमने ये कीवर्ड्स आप इसको यूज कर सकते हो, शॉर्ट टर्म पेन एंड लॉन्ग टर्म गेन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन को होगा। फिर और क्या तरीके हैं इसमें, प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट की बात करते हैं, अगर इनिशियली स्टूडेंट्स कम है तो हो सकता है प्रॉफिट कम हो, बट ओवर द लॉन्ग टर्म जब ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी कोई अपनी निभा रहा है पूरी, तो उसके बाद उनको लॉन्ग टर्म गेन होगा। ठीक, इसी तरीके से हम टाटा की भी बात कर सकते हैं, टाटा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, कि वो अभी हमने सारा डिस्कस किया कि फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रहे हैं, एंड दे आर प्रमोटिंग एजुकेशन, बहुत सारे सोशल वर्क्स करते हैं। तो आप उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो। हाँ, एथिक अन दोनों यूज कर सकते हो आप, अनएथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस या एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक ही बात, मतलब एक नहीं। मैं ये बोल रही हूँ अगर एथिकल फॉलो किया तो आपका शॉर्ट टर्म पेन होगा और लॉन्ग टर्म गेन होगा। ठीक है, और मैं ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ आप किस बारे में बात कर रहे हो उसके आगे आप एथिकल या अनएथिकल लगा लो, दैट इज अप टू यू। ओके, फिर नेक्स्ट चीज है हम सोसाइटी की बात करते हैं कि अगर सोसाइटी के अंदर एथिक्स फॉलो हो रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट है। कोर्ट्स भी हम इसके अंदर लिखेंगे, जैसे आप लिख सकते हो गुड ऑफ इंडिविजुअल लाइज इन द गुड ऑफ ऑल। तो अगर इंडिविजुअल अपने आप में एथिकल है, मतलब हर पर्सन अपना अपना काम कर रहा है, तो एज अ कलेक्टिव कम्युनिटी जो पूरी सोसाइटी है वो भी अपने आप एथिकल हो गई। जैसे हम अगर अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखना चाहते हैं, हर इंडिविजुअली सोच ले कि मैं कूड़ा नहीं फेंकूंगा, तो कलेक्टिवली वो स्पेस क्लीन हो गई। तो अगर इंडिविजुअल्स एथिक्स फॉलो करेंगे तो सोसाइटी के अंदर एथिक्स होगा, और पढ़ क्या रहे हैं हम, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स। तो अगर सोसाइटी के अंदर एथिक्स आएगा तो उससे क्या बेनिफिट है, देखो ट्रस्ट होगा सोसाइटी के अंदर, हार्मनी डेवलप होगी, सोशल कैपिटल इज अ कीवर्ड। सोशल कैपिटल का मतलब क्या है कि
अगर रिलेशनशिप्स अच्छे हैं बिटवीन वेरियस मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या कलेक्टिव वैल्यू हो सकती है। जैसे आप उसका एग्जांपल ले लो, जो कोऑपरेटिव कल्चर है, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग आप ले लो, उसके अंदर इंडिविजुअली फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। क्या है कोऑपरेटिव फार्मिंग? जैसे उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास लैंड कम था, तो ऑल द फार्मर्स कलेक्टिवली सोचा कि हम अपना लैंड कंबाइन करेंगे, अपने रिसोर्सेज पूल करेंगे, ताकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल मेंटेन हो, हम मार्केटिंग कर सकते हैं, अच्छी फसल उगा सकते हैं। तो कलेक्टिवली दे आर बेनिफिटिंग इन कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसी तरीके से सोसाइटी अगर एक साथ आ जाए, आपस में उनमें डिविजन्स ना हो ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और एनी अदर थिंग, तो एज अ कलेक्टिवली वी कैन, एज अ कलेक्टिव सोसाइटी वी कैन ग्रो। तो दैट इज नोन एज सोशल कैपिटल, कि पॉजिटिव कनेक्शंस की वजह से क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या वैल्यू आप उसमें से डिराइव कर सकते हैं। तो दैट इज नोन एज सोशल कैपिटल। और ये ट्रस्ट, ब्रदरहुड, हार्मनी, लॉज एंड लिटिगे, हाँ तो अब देखिए, लॉज और लिटिगेशन नहीं हेल्प करते इतना, लेकिन अगर एथिक्स की आप बात करें, ज्यादा उनका बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लो, एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से आप ले लो, जैसे हमें पता है कि प्लेस को डर्टी करना या फिर कोई भी एनवायरमेंट, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ये सब गलत है, और आप लॉज उसके लिए आपने बनाए, लेकिन अगर आप उनको एथिकली किसी के अंदर इनग्रेन नहीं है, तो कितने भी आप लॉज बना लो उसका इतना फायदा नहीं होगा। अगर कोई पर्सन सोचता है कि मैं सही बिहेव करूंगा, मतलब मैं अपनी राइट्स के लिए दूसरे की राइट्स को नहीं एक्सप्लॉइट करूंगा, तो द सोसाइटी विल बी अ हैप्पी प्लेस टू लिव इन। कलेक्टिवली बहुत लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड होगा सोसाइटी के अंदर, जस्ट बाय हैविंग अ एथिकल बिहेवियर। अंडरस्टूड? कोई किसी को कंफ्यूजन इसमें? वैसे कुछ है नहीं, इतना सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, लिख लो आप इसको। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स लिखिए। नहीं, रोल ऑफ एथिक्स, रोल, कॉन्सिक्वेंसेस। हम्म पहले लिखिए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लेवल, satisfying the basic satisfying the basic human needs, satisfying the basic human needs of getting respect and love in the society. नेक्स्ट पॉइंट, इंडिविजुअल के ऑफ गेटिंग रिस्पेक्ट एंड लव इन द सोसाइटी। इंडिविजुअल के अंदर ही लिखिए, हेल्प इन सेल्फ रियलाइजेशन, हेल्प्स इन सेल्फ रियलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट, मेक्स वन सेल्फ अवेयर, makes one self aware, and paving the path for self regulation. Paving the path makes one self aware and paving the path for self regulation. Next point, individual में improves decision making, and helps a person become a man of values. Become a man of values. Second point, organizational level, an organization driven by morals, an organization driven by morals is respected in the society. Morals is respected in the society and has the faith of its employees, and has the faith of its employees. इसी के अंदर brings the employees and decision makers on a common platform, brings the employees and decision makers on a common platform. Next point इसी के अंदर, can give long term gains,
can give long term gains despite the short term pain. Despite the short term pain. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नहीं इसी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रिवेंट्स नेपोटिज्म, प्रिवेंट्स नेपोटिज्म and encourages transparency and accountability. Prevents nepotism in the organization. Next point, societal level. Third point, societal level. इसके अंदर लिखो, प्रमोट सोशल कैपिटल, प्रमोट्स सोशल कैपिटल. नेक्स्ट है, encourages unity and brotherhood in the society. Encourages unity and brotherhood in the society. इसी के अंदर लिखो, where law and litigation, where law and litigation may not help, comma, where law and litigations may not help, comma, ethics can help to resolve the issue. Ethics can help to resolve the issue. टाटा के अलावा कुछ एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में आप वो लिख लेना, टाटा का एग्जाम्पल लिख लेना, पर इसके अलावा आप कोई और देना चाहोगे एग्जाम्पल? नहीं चलिए ठीक है. टायर्ड ऑफ राइटिंग? हाँ. दैट्स ऑल फॉर टुडे, यू कैन लीव.